अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे फोर्थ रिवीजन सेशन जो हमारा चल रहा है फोर्थ टेस्ट के लिए, जिसमें हमने मार्जिनल ऑप्शन कॉस्टिंग, कॉस्ट फ्लो और जॉब एंड सर्विस कॉस्टिंग, ये 3 चैप्टर्स को लेके हमारा जो फोर्थ टेस्ट होना है उसके लिए हम अपनी रिवीजन क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं। और हमने मार्जिनल ऑप्शन कॉस्टिंग की डिस्कशन हमने कंप्लीट कर ली थी लास्ट लेक्चर में। अब हम अपनी जॉब, सर्विस कॉस्टिंग और कॉस्ट फ्लो, इस एरिया पे बात करते हैं। इसकी सिग्निफिकेंस मैं कल आपसे लास्ट लेक्चर में आपसे शेयर कर चुका हूँ कि इसका इम्पैक्ट है अभी प्रोबेबिलिटी तो लो है, 3 अटैम्प्ट के बाद एक दफ़ा आया, फिर 3 अटैम्प्ट गुजर चुकी हैं, अभी तक नहीं आया, तो चांसेस हैं कि शायद इसका 50-60-70% की आ जाए। लेकिन इम्पैक्ट इसका हैवी है, प्रोबेबिलिटी भी बढ़ चुकी है 3 अटैम्प्ट मिस होने के बाद, और इम्पैक्ट भी हैवी है कि सेक्शन बी का सवाल आता है। सो वी कैन नॉट बी रिलैक्स अबाउट दिस टॉपिक। वो तो वैसे मैं जनरली कहता हूँ कि किसी भी टॉपिक में रिलैक्स नहीं करना, लेकिन ये टॉपिक तो मुझे लगता है अब 60-70% इंपॉर्टेंस पे पहुँच चुका है, तो इसमें कोई कोताही हमारी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, चैप्टर 15-16 आल्दो 2 चैप्टर हैं, लेकिन इसमें से जो हमें सवाल आता है वो एक ही अंदाज में क्वेश्चन पास पेपर कुछ उठा के देखते हैं। तो पिछले रिसेंट के 2-3 टाइम देखें तो कॉस्ट फ्लो का चैप्टर अगर आपने समझ लिया और जॉब कॉस्टिंग का मतलब आपको आ गया, तो हमें क्वेश्चन इन्हीं नॉलेज पे आता रहा है। सर्विस कॉस्टिंग के रेफरेंस से अभी तक हमें पास पेपर में क्वेश्चन नहीं कोई टेस्ट हुआ, तो लेकिन बहरहाल हम उसको भी अपने रिवीजन सेशन में ज़रूर टच करेंगे, सर्विस कॉस्टिंग क्या है, क्योंकि नेवर नो, आपको सवाल उस पर 5-7 नंबर का पार्ट वहाँ से भी जुड़ सकता है। तो हम सर्विस कॉस्टिंग को भी कवर करेंगे, लेकिन बट हिस्टोरिकली जैसे मैंने कहा पास पेपर में हमें सर्विस कॉस्टिंग में सवाल नहीं मिलेगा, हमें कॉस्ट फ्लो के स्पेसिफिक सवाल मिल रहे हैं। कॉस्ट फ्लो प्लस जॉब कॉस्टिंग को मिला के ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से सवाल मिल रहे हैं, और सर्विस कॉस्टिंग पे हमें कोई सवाल नहीं मिल रहा, लेकिन हम तीनों आस्पेक्ट को कवर करने जा रहे हैं जी। ठीक है, तो सबसे पहले जी कॉस्ट बुक कीपिंग की बात करें। कॉस्ट बुक्स से मुराद है वो लेजर जिसमें हम कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। वर्क इन प्रोसेस जो है अकाउंट, जिससे आप लोग फेमिलियर हैं, हमने उसको इन्वेंट्री वैल्यूएशन के चैप्टर में भी टच किया हुआ है, हमने ओवरहेड के चैप्टर में भी उसको देखा हुआ है। तो जो वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट है वो जिन किताबों में मेंटेन किया जाता है वो कॉस्ट बुक्स होती हैं। जो फाइनेंशियल जनरल लेजर आपने पढ़ा हुआ है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, वहाँ पे वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट, लेजर अकाउंट मेंटेन नहीं किया जाता था। वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री ज़रूर हमारी बैलेंस शीट में नज़र आती है, लेकिन लेजर अकाउंट कॉस्ट अकाउंट्स में मेंटेन किया जाता है। तो कॉस्ट बुक कीपिंग, सो प्रोडक्शन कॉस्ट का रिकॉर्ड वर्क इन प्रोसेस लेजर की मदद से मेंटेन करने के लिए जो सेट ऑफ अकाउंट्स बनाए जाते हैं उनको कॉस्ट बुक्स कहते हैं। और कॉस्ट बुक्स मेंटेन करने के लिए, कॉस्ट पर यूनिट का रिकॉर्ड रखने के लिए जो हम किताबें, जो लेजर्स बनाते हैं, उसके लिए हमारे पास 3 पॉसिबल सिस्टम अवेलेबल हैं। एक इंटीग्रेटेड अकाउंट्स, एक इंटरलॉकिंग अकाउंट्स, और तीसरा फुल इंटरलॉकिंग अकाउंट। ये 3 तरह के हमारे पास अकाउंटिंग के सिस्टम्स कह लीजिए अवेलेबल हैं। हम इनको ब्रीफली इनका ओवरव्यू लेंगे और इनका स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करेंगे, ये तीनों सिस्टम कैसे काम करते हैं, और जो हमारे रिज़ल्ट्स हैं कॉस्ट बुक के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उसको कैसे हम फुलफ़िल कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेटेड सिस्टम की बात करते हैं, बल्कि इंटीग्रेटेड और इंटरलॉकिंग का डिफरेंस मैं बता देता हूँ पहले, क्योंकि दोनों टर्म इंटीग्रेटेड और इंटरलॉकिंग, इंटीग्रेटेड तो कहा जाता है 2 चीज़ों के मिलने को, तो वो 2 चीज़ें हैं कौन सी जिनको इंटीग्रेटेड में हम मिला रहे हैं, तो उसके लिए हमें फिर इंटरलॉकिंग को भी समझ लेना चाहिए। तो क्विक रिकैप, इंटरलॉकिंग कहता है कि आप अपनी फैक्ट्री को और हेड ऑफिस को 2 अलग एंटिटीज़ ट्रीट करें। इंटरलॉकिंग फैक्ट्रीज़ को और अपनी फैक्ट्री को और हेड ऑफिस को 2 एंटिटीज़ ट्रीट करें, और दोनों एंटिटीज़ अपनी अपनी किताबें अलग लिखें। हेड ऑफिस जनरल लेजर मेंटेन करें और फैक्ट्री लेजर या कॉस्ट लेजर मेंटेन करें। दोनों किताबें अलहदा मेंटेन हों। ये है इंटरलॉकिंग का कॉन्सेप्ट। इस पर मज़ीद बात करेंगे, इसकी बारीकियां भी डिस्कस करेंगे, और इसी से अगला स्टेप फुल इंटरलॉकिंग है, उसको भी देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल इंटरलॉकिंग क्या है, 2 एंटिटीज़ में अपनी इदारे को बांट दीजिए हेड ऑफिस और फैक्ट्री में, और दोनों एंटिटीज़ अपनी अपनी लहदा लेजर बुक्स मेंटेन करें, जनरल लेजर एंड कॉस्ट लेजर। इंटीग्रेटेड क्या है, दोनों किताबों को मिला दीजिए। एंटिटीज़ बेशक आपकी 2 हैं, लेकिन 2 किताबें मेंटेन ना करें, एक ही किताब मेंटेन करें। फ़ायदा क्या होता है इससे,
इंटीग्रेटेड के अपने कुछ फ़ायदे हैं कि आपको बात का कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं जो हेड ऑफिस और फैक्ट्री दोनों को इन्वॉल्व करती हैं, तो बजाय इसकी दो जगह रिकॉर्ड करें आप इंटीग्रेटेड एक ही किताब है जिसमें हेड ऑफिस की तमाम एसेट लाइबिलिटीज़ भी रिकॉर्ड हो रही हैं, जिसमें फैक्ट्री का वर्किंग प्रोसेस और इन्वेंट्री अकाउंट भी मेंटेन हो रहे हैं, तो आपका काम ज़रा आसान और एफिशिएंट हो जाता है, बहुत सी कवाहतों से आप बच जाते हैं। ठीक है, तो फ़िलहाल हम इंटीग्रेटेड का एक फ़्लो समझ लें कि हमने कहा जब हमें एक ही किताब मेंटेन करनी है जिसमें हम फैक्ट्री के अकाउंट्स भी डाल देंगे और हेड ऑफिस की ज़रूरियात भी वही एक किताब पूरी करेगी। अब देखिए ये एक पूरा फ़्लो आपको नज़र आ रहा है। इस फ़्लो में मैं पहले ब्लू येलो हाइलाइट्स उन अकाउंट्स को करता हूँ जो मेरे फैक्ट्री के स्पेसिफिक अकाउंट्स हैं। ये डायरेक्ट मटेरियल, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, ये मेरा फैक्ट्री का अकाउंट है। डायरेक्ट लेबर प्रोडक्शन का खर्चा फैक्ट्री का अकाउंट है। प्रोडक्शन ओवरहेड फैक्ट्री का अकाउंट है। वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स, ये सारे मेरे फैक्ट्री के अकाउंट्स हैं। जो हमने कहा था कॉस्ट का रिकॉर्ड रखने के लिए, जो यूनिट्स हम बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनका रिकॉर्ड रखने के लिए जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं, मेंटेन किए जाते हैं, एट मिनिमम ये वो अकाउंट्स हैं। और अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक हेड ऑफिस के अकाउंट की, तो भाई ये कैश एंड बैंक, कैश और पेबल का अकाउंट ये हेड ऑफिस में मेंटेन होता है। सेल्स रेवेन्यू हेड ऑफिस, रिसीवेबल हेड ऑफिस, पीएनएल हेड ऑफिस, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड हेड ऑफिस, और अदर कोई आपके कोई और इससे रिलेटेड आपके कैश एंड बैंक बैलेंसेस है वो भी हेड ऑफिस। तो ये मैंने थोड़ा डिफ्रेंशिएट किया कि भाई फैक्ट्री के अकाउंट्स और हेड ऑफिस अकाउंट सबको एक ही किताब में इकट्ठा कर दिया जाए। हेड ऑफिस के जो आपके अकाउंट्स हैं पार्टीज़ के, उनको भी उसी किताब में खोला जाए, और फैक्ट्री के जो पार्टीज़ और एसेट्स और लायबिलिटीज़ के अकाउंट हैं उनको भी वहीं पे खोला जाए और एक ही किताब में इनको लेकर चला जाए। तो आपके सामने है चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये फ़्लो, और ये वो फ़्लो है, कोई नया नहीं है। इंटीग्रेटेड का फ़्लो आप लोगों ने ओवरहेड के चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है, आपने इन्वेंट्री के चैप्टर में भी शायद इस फ़्लो को समझा हुआ है। तो दिस इज़ नॉट अ न्यू फ़्लो, कोई नया कॉन्सेप्ट इस फ़्लो में आपको नज़र नहीं आता, ये कॉन्सेप्ट आपको डिफरेंट चैप्टर में ऑलरेडी बता दिया गया है। तो एनीवेज, बट दिस इज़, अब हम इसको एक कॉस्ट फ़्लो में एक नाम दे रहे हैं, ये इंटीग्रेटेड है जनाब। फिर आती है कहानी इंटरलॉकिंग की। इंटरलॉकिंग में जैसे मैंने आपको बता दिया, दो सेपरेट लेजर मेंटेन किए जाते हैं, एक हेड ऑफिस पे और एक फैक्ट्री में। और हेड ऑफिस और फैक्ट्री का आपस में जो लेन देन होता है ना, उसको डील करने के लिए हेड ऑफिस में जनरल लेजर में फैक्ट्री का अकाउंट मेंटेन किया जाता है और फैक्ट्री लेजर में हेड ऑफिस का अकाउंट मेंटेन किया जाता है, बाय वट एवर नेम यू कॉल इट। जो हेड ऑफिस में जो फैक्ट्री का अकाउंट होता है, हेड ऑफिस में जो फैक्ट्री का अकाउंट होता है, दिस इज़ यूजुअली अ रिसीवेबल अकाउंट, और जो फैक्ट्री में जो हेड ऑफिस का अकाउंट होता है, दिस इज़ यूजुअली अ पेएबल अकाउंट, दिस इज़ अ पेएबल अकाउंट। ठीक है जी, तो ये फैक्ट्री लेजर में हेड ऑफिस का अकाउंट पेएबल है और जनरल लेजर में, हेड ऑफिस लेजर में फैक्ट्री लेजर का अकाउंट एक रिसीवेबल अकाउंट है। और एक आखिरी बात, ये दोनों अकाउंट एक दूसरे के मिरर होते हैं और इन दोनों के बैलेंसेस आपस में मैच करते हैं। फ़र्क सिर्फ होगा कि एक जगह 100 रुपये डेबिट है तो दूसरी जगह 100 रुपये क्रेडिट होगा। हेड ऑफिस में फैक्ट्री से 100 रुपये रिसीवेबल आ रहा है तो फैक्ट्री में हेड ऑफिस को 100 रुपये पेबल आ रहा होगा। ये इंटरलॉकिंग का एक लॉग है। दोनों अमाउंट्स बराबर हैं, अगर एक जगह रिसीवेबल एक जगह पेएबल, तो इसका मतलब हमारे अकाउंट्स एक्यूरेटली मेंटेन हो रहे हैं। ये एक इंटरलॉकिंग का आपस में जो आप कह लीजिए चेक एंड बैलेंस है, एक उसका चेक है कि भाई हमारे अकाउंट्स ठीक मेंटेन हो रही हैं, कोई एंट्री मिट नहीं हुई है। अगर एक जगह रिसीवेबल दूसरी जगह पेएबल के अमाउंट्स मैच नहीं हो रही, इसका मतलब कोई एंट्री मिट हुई हुई है, अकाउंट्स हमारे में कोई एरर है जिसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। ये एक पीरियड एंड चेक होता है जो कि इंटरलॉकिंग अकाउंट मेंटेन करने वाली कंपनीज फॉलो करती हैं। बाय द वे, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में आपको बता दूँ कि फ़ी ज़माना चूँकि कंप्यूटराइज दौर है, इंटीग्रेटेड इज़ द सिस्टम विच इज़ मोस्टली इन यूज़। इंटरलॉकिंग आप कह सकते हैं कि ऑब्सोलीट थोड़ा सा हो चुका है, बट स्टिल सम ऑर्गेनाइजेशन मे बी यूजिंग इट। हमें सवाल दोनों अंदाज में आ सकते हैं, इंटीग्रेटेड में भी सवाल हमें कोई ना कोई नज़र आता है और इंटरलॉकिंग और फुल इंटरलॉकिंग में भी सवाल हमें पास पेपर में नज़र आ रहे हैं। तो एनीवेज जी, ये इंटरलॉकिंग का थोड़ा बैकग्राउंड हो गया, और इंटरलॉकिंग के बैकग्राउंड के साथ हम फिर फैक्ट्री लेजर की डायग्राम थोड़ा सा फ्लो देख लें, और इसी तरह हम हेड ऑफिस में जनरल लेजर का फ्लो समझ लेंगे ट्रांजैक्शन का। ये देखिए जी, फैक्ट्री में वही जो अकाउंट्स थे वहाँ पे इंटीग्रेटेड में जो फैक्ट्री के अकाउंट्स है वो यहाँ पे आगे फैक्ट्री में, नीले वाले सारे अकाउंट गायब हो गए, और नीले वाले सारे अकाउंट्स का इफ़ेक्ट जनाब ये देखिए, ये जनरल लेजर कंट्रोल में पड़ गया। मतलब जो कैश था, जो रेवेन्यू था, वो सब कुछ यहाँ पे
चला गया, P&L ख़त्म हो गया, यहाँ पे मेंटेन ही नहीं होता। एक एंट्री जो आपको समझने की ज़रूरत है, फ्लो अगर देखिए, तमाम मटेरियल ख़रीदेगा हेड ऑफिस, तो डेबिट होगा फैक्ट्री में मटेरियल, क्रेडिट होगा हेड ऑफिस। लेबर की कॉस्ट पे करेगा हेड ऑफिस, डेबिट होगी लेबर और क्रेडिट होगा हेड ऑफिस। इसी तरह ओवरहेड का खर्चा पे करेगा हेड ऑफिस, डेबिट होगा ओवरहेड, क्रेडिट होगा हेड ऑफिस। यहाँ से तमाम चीज़ें वर्क इन प्रोसेस को ट्रांसफ़र होंगी, प्रोडक्ट कंप्लीट होने पे फिनिश गुड का ट्रांसफ़र होंगी। और फिर यहाँ पे जो चीज़ ख्याल रखने की, जो प्रोडक्ट बिक जाएगी, हमें बताया जाएगा ये हेड ऑफिस ने आधी इन्वेंट्री बेच दी, तो जो इन्वेंट्री बेची गई है उसको हम कॉस्ट पे हेड ऑफिस में डेबिट कर देते हैं, क्योंकि यूजुअली तो इन्वेंट्री बेचने में कॉस्ट ऑफ सेल्स और P&L बनता है ना। तो यहाँ पर तो इंटरलॉकिंग में फैक्ट्री में P&L मेनटेन नहीं होता। सेल्स की ट्रांजैक्शन हेड ऑफिस में रिकॉर्ड हो रही है, कॉस्ट ऑफ सेल भी वहीं पे रिकॉर्ड होगी। हेड ऑफिस सिर्फ फैक्ट्री को इन्फॉर्म करेगा भाई इतने यूनिट्स फलानी पार्टी को डिस्पैच कर दें, यहाँ से डिस्पैच होंगे यूनिट्स पार्टी को, और ये एंट्री पोस्ट हो जाएगी भाई ये हमने हेड ऑफिस के कहने पर यूनिट भेज दिए, कॉस्ट पे यूनिट्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स को नहीं, हेड ऑफिस अकाउंट को डेबिट कर दिया। ये हमारी कहानी है फैक्ट्री लेजर की। और इसी के बिल्कुल पैरेलल कहानी चल रही होती है हमारी पास हेड ऑफिस में, जहाँ पे जनरल लेजर मेंटेन किया जा रहा है। अब ये देख लीजिए, जनरल लेजर में P&L है, सेल्स है, रिसीवेबल है, एक्यूमुलेटेड P&L है, यहाँ पर वहाँ पे मेंटेन हो रहा है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे फिनिश गुड इन्वेंट्री का अकाउंट भी मेंटेन किया जाता है। और ये जनाब आपका फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट है, हेड ऑफिस की किताब में फैक्ट्री का अकाउंट। इसकी कहानी क्या है, इसका फ्लो कर देखिए। मटीरियल ख़रीदा फैक्ट्री के लिए, तो भाई मटेरियल का अकाउंट तो फैक्ट्री में मेंटेन हो रहा है, यहाँ पे डेबिट फैक्ट्री कर दो, क्रेडिट कैश कर दो। वेजेस पे की फैक्ट्री के लिए, फैक्ट्री का अकाउंट डेबिट कर दो, कैश क्रेडिट कर दो। ओवरहेड पे किया फैक्ट्री के लिए, ओवरहेड यहाँ पे फैक्ट्री के अकाउंट को डेबिट कर दो, कैश क्रेडिट कर दो, ठीक है जी। ये आपने सारे खर्चे जो फैक्ट्री के किए यहाँ पे बुक हो गए। फैक्ट्री ने इन खर्चों की मदद से फिनिश गुड बनाए और हेड ऑफिस ने उन फिनिश गुड को बेच दिया। फैक्ट्री ने इन कॉस्ट को लेके जो गुड्स बनाई वो सारा फैक्ट्री का काम है, वहाँ पे मेंटेन हो रहा है। वर्किंग प्रोसेस फिनिश गुड्स आप देख चुके हैं, और ये सारा प्रोसेस यहाँ से ये चल रहा था। इसका हेड ऑफिस से कोई लेना देना नहीं है। हेड ऑफिस का काम कहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे गुड्स बिकती हैं और फैक्ट्री वो गुड्स हेड ऑफिस अकाउंट में पोस्ट करते हैं। तो जनाब जब गुड्स बिकती हैं तो जनाब ये जो गुड्स उधर फैक्ट्री ने हेड ऑफिस को डेबिट की थी, हेड ऑफिस यहाँ से क्रेडिट करके अपनी इन्वेंट्री में वसूल करते हैं और फिर इनको कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट से राउट करते हैं या डायरेक्ट P&L को चार्ज कर देता है जो गुड्स बिकी हैं। और जो गुड्स बिकती हैं उन्हीं के अगेंस्ट रेवेन्यू रिकॉर्ड किया जाता है। आपको पता है सेल्स की दो एंट्रीज होती हैं, एक कॉस्ट ऑफ सेल्स की और एक रेवेन्यू की। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स की एंट्री ये चलेगी और ये आपकी रेवेन्यू की एंट्री आ गई। क्रेडिट यहाँ पे सेल्स हो गया, डेबिट रिसीवेबल हो गया। अब ये सेल्स आपका ये भी P&L को चल गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स यहाँ से चला गया और एज अ रिज़ल्ट ये रेवेन्यू और कॉस्ट का डिफरेंस नेट प्रॉफिट है जो कि आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को पार कर देते हो। दैट्स इट। ये हमारा हेड ऑफिस में जो रिकॉर्ड्स हैं वो कैसे मेंटेन किए जाते हैं, ट्रांजैक्शन डिफरेंट कैसे रिकॉर्ड की जाती हैं। यहाँ पे हमें ख्याल रखना होता है कि प्रोडक्शन रिलेटेड सारी एक्टिविटी, जो ये एक्टिविटी है कि रॉ मटेरियल प्रोडक्शन को इशू हुआ, लेबर ने प्रोडक्शन पे काम किया, प्रोडक्शन ओवरहेड चार्ज किए गए, ये सारा खाता फैक्ट्री का है, इसका हेड ऑफिस से कोई लेना देना नहीं है। सो इंटरलॉकिंग के रेफरेंस से हमें याद रखना है देयर विल बी सर्टेन ट्रांजैक्शन विच विल बी अफेक्टिंग बोथ बुक्स। जैसे रॉ मटेरियल परचेज्ड, अब रॉ मटेरियल परचेज हेड फैक्ट्री में डिलीवर हुआ है और पेबल कहाँ रिकॉर्ड हुआ है, हेड ऑफिस में। तो ये दोनों लेजर्स में रिकॉर्ड किया जाता है और इंटरलॉक लगेगा फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट एंड जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट से। एंड देयर विल बी सर्टेन ट्रांजैक्शन जो कि सिर्फ एक बुक में रिकॉर्ड होंगी। जैसे रॉ मटेरियल इशूड फॉर द प्रोडक्शन सिर्फ फैक्ट्री में रिकॉर्ड होगा। सेल्स मेड टू द कस्टमर ऑन क्रेडिट ये सिर्फ आपका हेड ऑफिस में रिकॉर्ड होगा। तो देयर विल बी सर्टेन ट्रांजैक्शन जो दोनों जगह रिकॉर्ड होंगी थ्रू इंटरलॉकिंग अकाउंट एंड देयर विल बी ट्रांजैक्शन जो कि सिर्फ हेड ऑफिस में होंगी या सिर्फ फैक्ट्री में होंगी। तो ये जनाब हमारा इंटरलॉकिंग का ओवरव्यू है। और इसमें एक पॉइंट तो मैंने बता दिया कि आपके जो यहाँ पे इधर इस अकाउंट का बैलेंस जो होगा वो एसेट बैलेंस होगा और यहाँ पे जो ये अकाउंट होगा ये लाइबिलिटी बैलेंस होगा, लाइबिलिटी अकाउंट है और इन दोनों का बैलेंस आपस में बराबर होता है। एक ये चीज़ याद रखनी है। और दूसरी बात जो याद रखनी है कि इस अकाउंट का लाइबिलिटी बैलेंस इज इक्वल टू इन्वेंट्री बैलेंस इन फैक्ट्री। इन्वेंट्री बैलेंस से मुराद रॉ मटेरियल प्लस वर्क इन प्रोसेस प्लस फिनिश गुड्स, इनको सम करेंगे तो ये आपका इस बैलेंस से मैच कर रहा होगा। तो एक
जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट, फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट आपस में मैच करेंगे। दूसरा, फैक्ट्री में जो जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट बैलेंस है वो इन्वेंट्री के बैलेंस से भी मैच कर रहा होगा, क्योंकि फैक्ट्री में जो जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट है वो शो कर रहा है कि फैक्ट्री ने हेड ऑफिस को कितनी अमाउंट पे करनी है। वो पे कहाँ से करेगी फैक्ट्री? अपने एसेट से, इन्वेंट्री से। वो इन्वेंट्री जब फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगी तो डेबिट जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट, क्रेडिट फिनिश गुड्स। ये है तरीका जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट को नॉक ऑफ करने का फैक्ट्री के पास। फैक्ट्री अपनी ये फिनिश गुड्स से ही इस अकाउंट को नॉक ऑफ करती है, अदरवाइज फैक्ट्री के पास कोई और रेवेन्यू या फंड रेज करने का तरीका तो नहीं है ना जिससे अपनी वो लायबिलिटी पे ऑफ करे। तो ये जनाब कहानी थी इंटरलॉकिंग की। हमारी किताब में बड़ी अच्छी बेसिक लेवल इलस्ट्रेशंस अवेलेबल हैं जो कि हमने क्लास में डिस्कस की, लेकिन बेसिक इलस्ट्रेशंस हैं, हम रिवीजन सेशन में उनको डिस्कस नहीं कर रहे, हम सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं कॉन्सेप्ट का, ताकि आपको एक क्विक रिकैप मिल जाए इन सिस्टम्स के ऊपर। अच्छा जी, आखिरी हमारा जो सिस्टम आता है वो फुली इंटरलॉकिंग है। फुली इंटरलॉकिंग में पहले हम कॉस्ट लेजर को डिस्कस कर लें। पहली बात, फुली इंटरलॉकिंग इसको क्या क्यों रहे हैं? फुली इंटरलॉकिंग के बाद फुली इंडिपेंडेंट है ये। एडिशनल फीचर्स का क्या आता है कि पहले हम कॉस्ट लेजर की बात करें, फैक्ट्री लेजर की बात करें, तो फैक्ट्री में पीएनएल भी मेंटेन होगा, फैक्ट्री में पीएनएल भी मेंटेन किया जाएगा। फैक्ट्री में भी पीएनएल होगा, हेड ऑफिस में तो पीएनएल होता ही होता है ना। तो फुली इंटरलॉकिंग में सिर्फ हेड ऑफिस में इंटरलॉकिंग में सिर्फ हेड ऑफिस में पीएनएल हो रहा था। फैक्ट्री में सिर्फ कॉस्ट का रिकॉर्ड होता था और गुड्स बिकने पे हेड ऑफिस को ट्रांसफ़र कर दी जाती थी। लेकिन अब जब फुली इंटरलॉकिंग में आते हैं तो फैक्ट्री में भी पीएनएल मेंटेन किया जाएगा। और जनाब मैं वो अकाउंट हाईलाइट कर रहा हूँ जो अगर आप इंटरलॉकिंग सिस्टम में ऐड कर दोगे तो फुली इंटरलॉकिंग बन जाता है। 1 और 2 अपने इंटरलॉकिंग में फैक्ट्री लेजर में ये 2 अकाउंट ऐड करो ना तो आपका इंटरलॉकिंग फुली इंटरलॉकिंग में कन्वर्ट हो गया। तो आपको फुली इंटरलॉकिंग को अलहदा से समझने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 2 एंट्रियाँ समझ लो, 2-3 एंट्रियाँ वो समझ लो, तो इंटरलॉकिंग से फुली इंटरलॉकिंग की सारी रिकॉर्डिंग पूरी हो जाती है। सारी कहानी पीछे से जैसे चलती आ रही है वैसे ही है, लेकिन इंटरलॉकिंग में क्या था, जब गुड्स बिकती थी ना, हम बेचने पे गुड्स को हेड ऑफिस ट्रांसफ़र कर देते थे। यहाँ पे चूँकि पीएनएल खुद बनाना है तो हम इनको सीधा पीएनएल में कॉस्ट ऑफ सेल्स के थ्रू लाओ या डायरेक्ट ले आओ, पीएनएल में ले आओगे। बिकने पे 2 एंट्रियाँ डलती हैं, एक रेवेन्यू बुक होता है, कॉस्ट बुक होती है। कॉस्ट तो पीएनएल में चलेगी, रेवेन्यू कहाँ से आएगा? ये सेल अकाउंट से रेवेन्यू आ जाएगा। आपने कहा जी डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट सेल्स, लेकिन इशू क्या है कि रिसीवेबल से पैसे रिकवर करना तो हेड ऑफिस का काम है। तो आपने कहा अब ये मैं रिसीवेबल नहीं बुक करता, मैं हेड ऑफिस को डेबिट करता हूँ, सेल अकाउंट मुझे चाहिए, मैं सेल अकाउंट मेंटेन करता हूँ, क्रेडिट सेल मैं करता हूँ, डेबिट रिसीवेबल नहीं, डेबिट हेड ऑफिस कर देता हूँ। तो ये जनाब ये 2 एंट्रियाँ आपने डाली। तीसरी एंट्री क्या बनी? यहाँ पे सेल्स को आपने पीएनएल में क्लोज़ किया। सो पहली चीज़, आपने सेल्स के ऊपर फिनिश गुड्स को हेड ऑफिस को ट्रांसफ़र नहीं करना, पीएनएल में ले जाना है। दूसरी चीज़, सेल्स का रेवेन्यू बुक कर लो, क्रेडिट रेवेन्यू कर लो, डेबिट रिसीवेबल नहीं हेड ऑफिस को दे दो। तीसरी चीज़, रेवेन्यू अकाउंट क्लोज कर दो पीएनएल अकाउंट में। और आखिरी एंट्री, जो आपका नेट प्रॉफिट बचा है वो आप यहाँ से पीएनएल अकाउंट को डेबिट करो और वो भी हेड ऑफिस को ट्रांसफ़र कर दो। लीजिए जी, यहाँ से पीएनएल अकाउंट भी आपका क्लोज़ हो जाता है, सेल अकाउंट भी क्लोज़ हो गया, बाकी इन्वेंट्री बैलेंसेस बच गए हैं, और यहाँ पे ये भी ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया, और वो कहानी बाकी सारी वही है। ये लायबिलिटी अकाउंट है और इस लायबिलिटी का अकाउंट इसके डेबिट इन्वेंट्री के बैलेंस के बराबर है, बाकी कहानी वही बच जाती पीछे। सो फुली इंटरलॉकिंग में अगेन समराइज़ करें, इंटरलॉकिंग के मुकाबले में फैक्ट्री में सिर्फ ये 2 अकाउंट्स आए हैं। फैक्ट्री में ये 2 अकाउंट्स ऐड कर दो, इंटरलॉकिंग अगर समझ लिया है, ये 2 अकाउंट ऐड कर दो तो इंटरलॉकिंग आपका फुली इंटरलॉकिंग में कन्वर्ट हो गया। ठीक हो गया? ये है कॉस्ट लेजर फुली इंटरलॉकिंग का। और फुली इंटरलॉकिंग में जो जनरल लेजर है ना, वो तो बेटा मैं आपको सिर्फ एक जुमला कहूँगा और वो बात ख़त्म है कि फुली इंटरलॉकिंग में जो जनरल लेजर है ना, वो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आपने इंट्रो में पढ़ी थी ना कि भाई हम लेजर में क्या क्या अकाउंट्स कैसे कैसे मेंटेन करते हैं, इट इज़ जस्ट लाइक दैट। वहाँ पे याद है पीरियोडिक सिस्टम आपको सिखाया गया था। ये पीरियोडिक सिस्टम के तहत बना हुआ जनरल लेजर है जिसमें आप परचेजेज़ रिकॉर्ड करते हो, फिर परचेजेज़ आप पीएनएल को ट्रांसफ़र कर देते हो ईयर एंड पे। ठीक है जी, आप ख़र्चे करते हो सेल्स के, आप खर्चे करते हो ओवरहेड के, सारे खर्चे ईयर एंड पे पीएनएल में ट्रांसफ़र कर देते हो। ये भी क्लोज़ कर दिया, ये भी क्लोज़ कर दिया, ये भी क्लोज़ कर दिया।
इसके बाद आप इन्वेंट्री देखते हो, भाई परचेज़ हमने सारी की सारी यहाँ डाल दी है, लेकिन हमारे पास इन्वेंट्री में क्या पड़ा है, कोई रॉ मटेरियल, कोई फिनिश गुड्स, कोई वर्क इन प्रोसेस क्या पड़ा है। जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है, जो FIFO FO है, उसके तहत उसकी वैल्यू कैलकुलेट की जाती है और इन्वेंट्री को डेबिट कर दिया जाता है और क्रेडिट P&L कर दिया जाता है। ये क्लोजिंग स्टॉक होता है आपका। डेबिट इन्वेंट्री, क्रेडिट P&L, ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया। और ड्यूरिंग द ईयर आप रेवेन्यू भी बुक करते रहते हो, क्रेडिट सेल्स, डेबिट रिसीवेबल। पीरियड एंड पे तमाम सेल्स उठा के वो भी P&L को क्रेडिट कर देते हो। सेल्स भी P&L को क्रेडिट हो गई, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी P&L को क्रेडिट हो गया, परचेजेज और खर्चे P&L को डेबिट हो गए। एज अ रिज़ल्ट जो नेट प्रॉफिट बचता है वो आप एक्यूमुलेटेड P&L अकाउंट को ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है जी। तो ये कहानी आपकी ख़त्म। हाँ, एक एंट्री रह गई है कि भाई ये जो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है, अगले पीरियड में ओपनिंग स्टॉक बनता है और ये ओपनिंग स्टॉक आपको पता है ये P&L में डेबिट जाता है। लीजिए जी, ये पीरियोडिक सिस्टम के तहत जो फाइनेंशियल काउंटिंग में आपने चीज़ सीखी थी, लेजर मेंटेन करना, तो फुल इंटरलॉकिंग बिल्कुल वैसा ही है, कुछ नया नहीं है, कुछ डिफरेंट नहीं है। इंटीग्रेटेड में कॉस्ट अकाउंट्स आगे थे, आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कॉस्ट अकाउंट नहीं पढ़े हुए थे। इंटरलॉकिंग में जनरल लेजर के साथ कॉस्ट लेजर भी आ गया था, 2 किताबें हो गई थी, उनको भी समझ लिया हमने। और जब आपने इंटरलॉकिंग समझ लिया, इंटीग्रेटेड समझ लिया, तो फुल इंटरलॉकिंग मैंने आपकी ज़िंदगी आसान रखी। मैं फिर आपको बता दूं, फुल इंटरलॉकिंग में इंटरलॉकिंग के मुकाबले में फैक्ट्री में 2 अकाउंट डालो, फुल इंटरलॉकिंग हो गए। और फुल इंटरलॉकिंग में आपको हेड ऑफिस को तो सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिर्फ ये याद रखो यार, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इंट्रो में जो पढ़ा था ना हमने, ये वही फ़्लो है। फुल इंटरलॉकिंग में वही फ़्लो है हेड ऑफिस का। ठीक है जी। तो ये सारा हमारा जी बैकग्राउंड था फुल इंटरलॉकिंग और इंटीग्रेटेड करें आपसे कॉस्ट फ्लो का। और अगर ये कॉस्ट फ्लो जिस तरह मैंने डायग्राम के थ्रू आपसे शेयर किया है, अगर आप इसी को एब्जॉर्ब कर लें तो जनरल एंट्रीज़ तो ये लेजर अकाउंट से ही बनी हुई ना सारी, उनको समझने में आपको कोई दिक्कत इंशाअल्लाह नहीं होगी। अच्छा जी, जॉब एंड सर्विस कॉस्टिंग, मैंने जैसे पहले भी कहा था कि हमें स्पेसिफिकली जो कॉस्ट फ्लो के क्वेश्चन अलग से कम आते हैं। यूजुअली कॉस्ट फ्लो का क्वेश्चन जो रीसेंट टाइम में देखें तो वो जॉब कॉस्टिंग के साथ मिल के आता है कि कॉन्सेप्ट कॉस्ट फ्लो का इंटीग्रेटेड इंटरलॉकिंग या इंटीग्रेटेड बुक्स में, लेकिन जॉब के एस्पेक्ट के साथ। तो जॉब की टर्म आने से हमारी वर्किंग में कोई ऐसा तब्दीली आती नहीं है। वर्क इन प्रोसेस अकाउंट का नाम सिर्फ बदल गया, समझो जॉब अकाउंट हो गया। किस वजह से? कुछ फीचर्स की वजह से कि भाई जॉब होती है किसी कस्टमर के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट पे। लेकिन अगर आपको याद हो, मैंने वर्क इन प्रोसेस में भी आपको थोड़ा सा जॉब का कॉन्सेप्ट बता दिया था कि भाई आपको 50 कुर्सियों का ऑर्डर आया, 200 डेस्कों का ऑर्डर आया, 2 घरों का ऑर्डर आया। हर ऑर्डर के लिए आप एक अलहदा वर्क इन प्रोसेस अकाउंट बनाते हो, क्योंकि बाज़ आप कुर्सियाँ बना रहे हो, डेस्क बना रहे हो, बेड बना रहे हो, सोफ़े बना रहे हो, तो हर प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट का हिसाब रखना है। तो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट का हिसाब रखने के लिए आपको उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को एक अलहदा अकाउंट में इकट्ठा करना पड़ता है। तो हर प्रोडक्ट के लिए वर्क इन प्रोसेस अकाउंट अलहदा बनता है। तो वो इस चीज़ से हम फेमिलियर हैं। वही कॉन्सेप्ट जॉब में जब आता है तो हर जॉब के लिए प्रोडक्शन के कॉस्ट इकट्ठी करने के लिए अकाउंट अलहदा बनता है, या उसको वर्क इन प्रोसेस अकाउंट कह लीजिए या जॉब अकाउंट कह लीजिए, एक ही बात है। सिर्फ उसका जॉब का नंबर लग जाएगा। कुर्सी, मेज़, सोफ़े की जगह जॉब नंबर 101, जॉब नंबर 102, जॉब नंबर 103, दैट्स इट। ये जॉब कॉस्टिंग होगी कहानी। जॉब के कुछ फीचर्स हैं जी। जैसे इसका मेन फीचर होता है कि जॉब कॉस्टिंग के कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम किया जाता है। जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर है वो जॉब कॉस्टिंग फॉलो करेगा, ऑडिट में ऑडिटर जो है वो जॉब कॉस्टिंग फॉलो करेगा। अच्छा, यहाँ पे अब एक चीज़ नोट कीजिएगा, ऑडिट सर्विस है, ये भी मैंने इसको जॉब कॉस्टिंग में कवर कर लिया, बिकॉज देयर आर सर्टन सर्विसेज जो जॉब कॉस्टिंग में ही, जॉब कॉस्टिंग के टूल से ही हैंडल होती हैं। जैसे ऑडिट इज़ वन सर्विस जो कि जॉब कॉस्टिंग के टूल से हैंडल होती है कि ऑडिट करने में कितना खर्चा आया, तो भाई वही जॉब कॉस्टिंग का टूल वर्क इन प्रोसेस अकाउंट वाला बनाओ और उससे आप ऑडिट की कॉस्ट का अंदाज़ा लगा लो। या आपने फॉर एग्जांपल एक्स लिमिटेड का ऑडिट कर रहे हो तो ऑडिट कॉस्ट ऑफ एक्स लिमिटेड एक अकाउंट खोल लो, उस पर जितना स्टाफ लगाया उसकी ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, उसका TA, DA, उसके स्टाइपेंड सारे उस अकाउंट में डालते जाओ। जब ऑडिट ख़त्म होगा तो टोटल कर लेना उस पर कितना खर्चा लगा। रिपेयर वर्क डन बाय मोटर व्हीकल, ये भी जनाब आपका जॉब का एक अंदाज़ है। और जिसमें हमने बात की कि ये जॉब कास्ट कार्ड का कॉन्सेप्ट होता है। जिस तरह स्टैंडर्ड यूनिट कास्ट आपने पढ़ा, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड पढ़ा था आपने, उसी तरह जॉब कॉस्ट कार्ड भी होता है। कॉन्सेप्ट वही है कि एक जॉब की कॉस्ट, ये स्टेटमेंट है बेसिकली,
और इसको लेजर शेप में ले आएँ तो ये आपका जॉब अकाउंट है, जिसको मैंने कहा बिल्कुल वर्क इन प्रोसेस के नेचर का अकाउंट है। मैं नाम बदल दूँ यहाँ पे जॉब की, जब वर्क इन प्रोसेस लगा दूँ तो आपको पता भी नहीं लगेगा। वही मटीरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन ओवरहेड, एब्जॉर्ब, सब कुछ यहाँ पे वही आ रही हैं जो बातें हैं। हाँ, एक फ़र्क आता है जॉब में कि वर्क इन प्रोसेस में जब प्रोडक्शन कंप्लीट होती है ना तो वो सीधा फिनिश गुड हो जाती है, क्योंकि हम प्रोडक्शन अपनी ज़रूरत के मुताबिक कर रहे होते हैं ना, अपनी ज़रूरत के मुताबिक प्रोडक्शन कर रहे हैं, और जब प्रोडक्शन कंप्लीट होगी फिनिश गुड में भेज दो। जब बिकेगी तो कॉस्ट ऑफ सेल में चली जाएगी। जॉब में हम प्रोडक्शन अपनी ज़रूरत, अपने प्लान के तहत नहीं कर रहे। जॉब में प्रोडक्शन वर्किंग कर रहे हैं कस्टमर के रिक्वायरमेंट के मुताबिक। इसलिए यूजुअली जब जॉब कंप्लीट होती है तो हम इन्वेंट्री को वेयर हाउस में नहीं भेजते, हम सीधा कस्टमर के हवाले करते हैं। ले जी, आपने ऑर्डर किया था, जॉब कंप्लीट होगी, ले जाएं आके। इस तरह हम अपनी इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट भी बचा लेते हैं, और इट्स इन अ वे हम इसको डायरेक्ट अकाउंटिंग के लिहाज से भी डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ सेल को भी चार्ज कर देते हैं। अगर हमें कहा जाए हमारी जॉब बिक गई तो सीधा वर्क इन प्रोसेस या जॉब अकाउंट से सीधा कॉस्ट ऑफ सेल में, और अगर कहा जाए नहीं जॉब हमारी कंप्लीट हो गई है लेकिन कस्टमर ने अभी हमसे लिफ्ट नहीं की, पिक नहीं की, डिस्पैच नहीं हुई, तो फिर आप फिनिश गुड्स में ले जाओगे उसको, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ से सीधा कॉस्ट ऑफ सेल में चला जाता है। ये एक फ़ीचर जो है थोड़ा सा जॉब कॉस्टिंग का जो है थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पे, बट अगेन कोई बहुत बड़ी इंप्लीकेशन इसकी है नहीं। आप जो बिक गई है उसको भी कॉस्ट ऑफ सेल से रूट कर दोगे तो गलती नहीं हो जाएगी। एक एफिशिएंसी है जो आप अचीव कर सकते थे वो आपने अवॉइड कर दी, लेकिन कर लो तो ठीक है, ना करो तो भी ठीक है। अच्छा जी, जॉब कॉस्टिंग के रेफरेंस से हमें कुछ नहीं सीखना। वर्क इन प्रोसेस अकाउंट हमने बनाना जो इंटरलॉकिंग में, फुल इंटरलॉकिंग में सीखा हुआ, वही काम यहाँ पे जॉब का है। जैसे वर्क इन प्रोसेस अकाउंट बनता है वैसे जॉब अकाउंट बनता है, कोई फ़र्क नहीं है। सो अकाउंटिंग स्ट्रीम में कोई एंट्री नहीं बदलती, इंटीग्रेटेड है, इंटरलॉकिंग है, फुली इंटरलॉकिंग है। जैसे वर्क इन प्रोसेस अकाउंट बनता है, जिस मैकेनिज्म से, जिन प्रिंसिपल के तहत जॉब वर्क इन प्रोसेस अकाउंट बनता है, उन्हीं प्रिंसिपल, उन्हीं मैकेनिज्म पे जॉब अकाउंट बनता है। तो कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, कोई नई चीज़ यहाँ पे सीखने वाली बात नहीं है। हमें इस आस्पेक्ट पे अक्सर क्वेश्चन आते हैं, और जैसे यहाँ पे मैंने जो रिसेंट क्वेश्चन हम देख भी रहे थे 2-3 टाइम पहले जो आया, ये क्वेश्चन हम देखते हैं जी, हमें जो आया वो कौन सा था, ये ऑटम 23 में क्वेश्चन 16। मैं इस क्वेश्चन का अगर आपसे ओवरव्यू भी अगर शेयर कर लूँ, ऑटम 23 का क्वेश्चन 15, ऑटम 23। ये जी ऑटम 23 का क्वेश्चन आ गया। ये अगर आप देखिए तो इसमें क्या है, जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, और ये विद रेफरेंस टू जॉब है, ठीक है जी। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे जॉब का जिक्र है कि कंपनी डिफरेंट जॉब्स कर रही है। इट्स अ गुड क्वेश्चन, लेकिन मैं सिर्फ ये क्वेश्चन आपसे कंप्लीट अभी डिस्कस नहीं कर रहा, सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि आप एंट्रीज अगर देखिए, कहानी क्या है जी, मटीरियल इशू हुआ तो मटीरियल इशू हुआ, ना पे नाम उसने गुड थिंग उसने वर्क इन प्रोसेस से लिख दिया, लेकिन वर्क इन प्रोसेस के साथ जॉब का टैग लगा दिया। मटीरियल इशू हुआ, जिस वर्क इन प्रोसेस जॉब अकाउंट को गया उसको डेबिट कर दो, क्रेडिट मटीरियल कर दो। इसी तरह वेजेस कॉस्ट इनकर हुई, वर्क इन प्रोसेस का डेबिट किया, वेज को क्रेडिट कर दिया। ओवरहेड अकाउंट एब्जॉर्ब करने हैं, वर्क इन प्रोसेस को डेबिट किया रेलेवेंट अकाउंट में और ओवरहेड को क्रेडिट कर दिया, एंड सो ऑन। ये सारी कहानी इसी तरह चलती जा रही है। जो हमने जैसे इंटरलॉकिंग इंटीग्रेटेड में चीज़ें पढ़ी हैं, बिल्कुल वही चीज़ है, कोई नई कहानी इसमें नहीं आती हमारे सामने। अच्छा, नई चीज़ जो आती है वो सिर्फ सर्विस कॉस्टिंग का रेफरेंस है। सर्विस में भी मैंने जैसे आपको कह दिया कि कुछ सर्विसेज तो ऐसी हैं जो कि हमारी जॉब कॉस्टिंग में वर्क इन प्रोसेस अकाउंट की तरह ही हैंडल हो जाती हैं। So, job costing might be used by a professional firms such as a firm of accountant or solicitors not lawyers, where cost of each job depends on largely on the amount of the time spent on each job by the staff. ठीक है जी। तो हमने कहा कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो जॉब कॉस्टिंग के अंदाज में ही आप एक अकाउंट बनाते हो। जैसे मैंने कहा ऑडिट ऑफ ABC, एक अकाउंट बनेगा और ये बिल्कुल वर्क इन प्रोसेस अकाउंट की तरह ऑपरेट करेगा, जिसमें मटेरियल भी आएगा, जो फाइलें इशू की गई, जो स्टेशनरी इशू की गई, इसमें सैलरी भी आएगी, जो वर्कर को स्टाइपेंड दिया गया, इसमें ट्रैवलिंग कॉस्ट भी आएगी, अदर एक्सपेंसेस, इसमें ओवरहेड भी आएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, सब कुछ यहाँ आता जाएगा। और जब ऑडिट कंप्लीट हो जाएगा तो जनाब इसको हम कॉस्ट ऑफ सेल्स को ट्रांसफ़र कर देंगे कि ऑडिट कंप्लीट हो गया। सर्विस है ना, ये जो इन्वेंट्री है नहीं जो फिनिश गुड में जाएगी,
सीधा कॉस्ट ऑफ सेल में चला गया और वहाँ पे जाके सेल्स के अगेंस्ट नॉक ऑफ हो जाएगा और हमें पता लग जाएगा हमें इस ऑडिट पे कितना प्रॉफिट हुआ। तो कोई डिफरेंस नहीं है। अकाउंटिंग अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया, इंटीग्रेटेड में, इंटरलॉकिंग में, वर्किंग प्रोसेस अकाउंट का कॉन्सेप्ट आपके पास है, तो आप प्रोडक्ट कॉस्टिंग वर्किंग प्रोसेस अकाउंट में करो, आप जॉब कॉस्टिंग करो वर्किंग प्रोसेस अकाउंट की मदद से, आप सर्विस कॉस्टिंग करो इस अकाउंट की मदद से, सब कुछ चलेगा। जो एस्पेक्ट मैंने आपको शुरू में बताया कि सर्विस कॉस्टिंग का अभी तक टेस्ट नहीं हुआ, मैं थोड़ी सी बात उस पर करना चाहूँगा। हमने कंस्ट्रक्शन की बात की, घर बनाया, हमने ऑडिट की बात की, ऑडिट किया, ठीक है, हमने कार रिपेयर की बात की, कार LXY 215 रिपेयर की, ये सारे काम वर्किंग प्रोसेस जॉब अकाउंट से हो जाते हैं। चैलेंज आता है हमें कुछ स्पेसिफिक नौइयत की सर्विसेज में। पहले मैं सर्विसेज का नाम लेता हूँ, फिर उनमें चैलेंजेस का जिक्र करता हूँ। जैसे होटल सर्विस है, जिसमें रूम रेंट पे दिया जाता है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, जिसमें गुड्स या पैसेंजर को कैरी किया जाता है, दोनों सूरतों में। ये वो सर्विस इंडस्ट्रीज हैं जिनमें कॉस्टिंग थोड़ी डिफरेंट है। हम होटल की बात करें, हमें होटल सर्विसेज को कस्टमर को देने में ख़र्चा कितना आता है, तो यहाँ पे दो चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। एक, कितने कमरे चाहिए कस्टमर को, और दूसरा कितने डेज़ के लिए चाहिए। तो कोई मुझसे पूछे जनाब कमरे का किराया कितना है, तो कमरे का किराया बताया जाता है 10,000 पर रूम पर डे। एक कमरा एक दिन के लिए लेंगे तो 10,000 किराया है। जस्ट 10,000 पर रूम नहीं बताया जाता, पर रूम पर डे बताया जाता है, ठीक है। तो हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं कंपोजिट कॉस्ट यूनिट, कि सर्विस इंडस्ट्रीज में कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जहाँ पे कंपोजिट कॉस्ट यूनिट आ जाता है, और कंपोजिट कॉस्ट यूनिट का आना कॉस्टिंग प्रोसेस को थोड़ा सा चैलेंजिंग करता है, कॉस्टिंग प्रोसेस को थोड़ा सा चैलेंजिंग करता है। इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन में आपसे कोई पूछे जनाब कि जी पर पैसेंजर किराया कितना है, तो किराया, या पर टन किराया कितना है, तो किराया पर टन नहीं होता, किराए के साथ वज़न के साथ डिस्टेंस बताना भी ज़रूरी है कि जी पर टन किराया इस्लामाबाद के लिए जो कि लाहौर से 400 किलोमीटर दूर है वो कितना है, या पर पैसेंजर किराया फैसलाबाद के लिए जो लाहौर से 200 किलोमीटर दूर है वो कितना है। तो यहाँ पे भी कंपोजिट कॉस्ट पर यूनिट आ गया कि किराया पर पैसेंजर सिर्फ नहीं होता, किराया पर पैसेंजर एंड पर किलोमीटर होता है कि कितने किलोमीटर ट्रैवल करना है। तो ये हम कहते हैं ये कंपोजिट कॉस्ट यूनिट की कहानी आ जाती है। तो कंपोजिट कॉस्ट यूनिट को समझने के लिए हमारे पास एक ये छोटी सी एग्जांपल है। मैं इस एग्जांपल से ही इस कॉन्सेप्ट को, जिन बच्चों के जहन में इसकी में अभी कोई कमी है इस कॉन्सेप्ट की, उस एग्जांपल से मैं क्लियर करता हूँ। कंपोजिट कॉस्ट यूनिट की कैलकुलेशन भी समझाता हूँ और उसको लेके हम कैसे कॉस्टिंग कर सकते हैं, अपनी कॉस्ट पर यूनिट मेजर कर सकते हैं, वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। A train company operates a service between two cities, South Town and North Town. ये ट्रैवलिंग बिजनेस से रिलेटेड कंपोजिट कॉस्ट यूनिट का कॉन्सेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। द डिस्टेंस बिटवीन द सिटीज़ इज़ 400 माइल्स, मतलब ये एक जगह साउथ टाउन है, एक जगह नॉर्थ टाउन है, और ये जनाब 400 माइल्स का डिफरेंस है इन बिटवीन। ये नॉर्थ टाउन है, ये साउथ टाउन है। During the previous year, the companies transported 200,000 passengers from south to north. South से north को गए 200,000 पैसेंजर एंड 175,000 पैसेंजर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो जनाब यहाँ से यहाँ को गए 175,000 पैसेंजर। द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सर्विस वॉज 60 मिलियन, और जनाब इस पूरी सर्विस का खर्चा 60 मिलियन है। मतलब कौन सी सर्विस, जो यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक इन पैसेंजर को देने में लगी। 400 माइल इधर से इधर को गए और 400 माइल इधर से इधर को गए, ये उनका खर्चा है। ये डाटा दे दिया गया। अब मुझसे पूछा क्या जा रहा है, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ।
what would be a useful measure of the total cost of providing train service between the two cities and calculate the cost of each cost unit. हम suitable cost unit और cost per unit measure करते हैं। तो भाई यहाँ पे जो चीज़ हमें समझनी है कि भाई ये सर्विस वो है जिसमें कंपोजिट कॉस्ट यूनिट इस्तेमाल होंगे, और इस जगह जो सूटेबल कॉस्ट यूनिट है हमारा वो बनता है कॉस्ट पर पैसेंजर माइल, पर पैसेंजर पर माइल कह लो या पर पैसेंजर माइल कह लो। ये हमारा कॉस्ट यूनिट है पैसेंजर माइल, और हम कॉस्ट पर पैसेंजर माइल कैलकुलेट करेंगे। अच्छा जी, इसके लिए हमारा फार्मूला क्या है? हमारी कॉस्ट पर पैसेंजर माइल है क्या? कैलकुलेट फॉर कॉस्ट फॉर ईच कॉस्ट यूनिट, मुझे कॉस्ट पर यूनिट मेजर करना है तो मुझे कॉस्ट पर पैसेंजर माइल कैलकुलेट करना है। तो वो तरीका है जनाब, आप टोटल कॉस्ट ऑफ सर्विस इसको डिवाइड कर दें टोटल कॉस्ट यूनिट्स ऑफ सर्विस। ठीक है जी। अब यहाँ पे बेटा जो बात देखने की है वो ये है कि मैंने जो टोटल कॉस्ट दी है उसकी वैल्यू जो है 60 मिलियन, और जो मैंने टोटल सर्विस दी है देखिएगा तवज्जो से, 2 लाख पैसेंजर्स को 400 माइल की सर्विस दी है और 1,75,000 पैसेंजर को फिर 400 माइल की सर्विस दी है। जब आपके 2 कॉस्ट यूनिट्स हों, पैसेंजर्स भी हैं और माइल्स भी हैं, तो कंपोजिट कॉस्ट यूनिट के लिए इन दोनों यूनिट्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो भाई मैं मल्टीप्लाई कैसे करूँगा? मैंने 2 लाख पैसेंजर्स को 400 माइल की सर्विस दी है और फिर मैंने 1,75,000 पैसेंजर को अगेन 400 माइल की सर्विस दी है। तो ये जनाब मेरे टोटल सर्विस यूनिट्स मेरे पास आ जाएंगे, टोटल सर्विस यूनिट्स मेरे पास आ जाते हैं। लीजिए जी, मेरे पास बने 60 मिलियन का ख़र्चा है और सर्विस दी है 150 मिलियन पैसेंजर माइल्स। एज अ रिज़ल्ट हमारी कॉस्ट जो दैट इज़ 60 डिवाइड विद 150, इट इज़ ₹0.4 पर पैसेंजर माइल। सो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आपने जो पिक करना है कि जब किसी सर्विस के कंपोजिट कॉस्ट यूनिट हों, जैसे होटल में रूम्स एंड डेज, रूम डेज, दिस इज़ द कॉस्ट यूनिट, तो वहाँ पे आपने टोटल सर्विस प्रोवाइडेड जो लेनी है वो दोनों कॉस्ट यूनिट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। जैसे मैं होटल की मिसाल दूं, एक होटल में 50 रूम्स हैं और वो 50 रूम उसने ऑन एवरेज 150 डेज़ के लिए किराए पे दिए। तो इसका मतलब पूरे साल में होटल ने कितनी सर्विस दी? 50 इंटू 150 डेज़, होटल ने 7,500 रूम डेज़ की सर्विस दी। 50 रूम 150 दिन। अब 2 कमरे 1 दिन के लिए गए या 1 कमरा 2 दिन के लिए गया, मैटर नहीं करता भाई, टोटल 7,500 रूम डेज़ की सर्विस दी है आपने। ठीक है जी, उसके हिसाब से आप अपना ख़र्चा और प्राइस का हिसाब लगा सकते हैं। एनीवेज, हमने यहाँ पे गोइंग बैक टू दिस अगेन सिनेरियो, हमने पार्ट ए हल किया। हमसे कहा गया था पार्ट ए में कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ ईच कॉस्ट यूनिट, तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ ईच कॉस्ट यूनिट है। हमने कॉस्ट यूनिट मेजर किया जी, हमारा कॉस्ट यूनिट जो पैसेंजर माइल है और कॉस्ट पर पैसेंजर माइल हमारी 0.4 है। ये पार्ट ए हमारा हल हो गया। अच्छा, पार्ट बी, थोड़ी सी अगर बिगटी रह गई है तो पार्ट बी में वो क्लियर हो जाएगी। अज्यूमिंग दैट द कंपनी, ये ट्रांसपोर्ट कंपनी है, द पॉलिसी ऑफ अर्निंग प्रॉफिट मार्जिन एट 20% मार्कअप। प्रॉफिट मार्जिन कमाना है 25% मार्कअप पे, प्रॉफिट सिर्फ लिख दीजिए, मार्जिन मार्कअप मिक्सअप हो रहा है तो प्रॉफिट एट अ मार्कअप ऑफ 25% कर देते हैं। प्रिपेयर अ कोटेशन फॉर अ कंपनी प्लानिंग अ रिक्रिएशनल ट्रिप ऑफ 275 एम्प्लॉयज़ टू अ सिटी 190 माइल्स अवे फ्रॉम इट्स ऑफिस। लीजिए जी, कहता है जी कोटेशन बताइए, रेट आपने निकाल लिया,
25% मार्कअप के लिहाज से कोटेशन बनाइए। अब कोटेशन के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक चाहिए होती है रेट और दूसरा चाहिए होता है यूनिट्स, कितने यूनिट्स की कोटेशन देनी है। तो भाई पार्ट बी के लिए हमारा जो रेट बनेगा 0.4 इंटू 1.25, ये हमारा रेट बन गया, और यूनिट्स हमारे बनेंगे 275 एम्प्लॉइज़ इंटू 190 माइल्स। पॉइंट 4 इंटू 1.25, ये जी आपका 0.5 आपका पर पैसेंजर माइल, ये रेट आ गया, और 275 इंटू 190, यही था जी, 275 पैसेंजर इंटू 190 माइल, बिल्कुल ठीक है जी, इंटू 190। तो ये 250 पैसेंजर माइल्स यूनिट्स आ गए जो सर्विस मांग रहा है कस्टमर हमसे। मल्टीप्लाई कर दीजिए रेट इंटू यूनिट्स, आपकी कोटेशन आ जाएगी 26125 रुपीज़, 26125, लीजिए जी ये कोटेशन बन गई। अच्छा, ये एस्पेक्ट जो सर्विस कॉस्टिंग का मैंने आपसे शेयर किया, कंपोजिट कॉस्ट यूनिट का, ये अभी तक टेस्ट नहीं हुआ जो मैं कह रहा था, लेकिन मुझे लगता है सामाओ कि ये किसी भी लम्हे टेस्ट हो सकता है। एक छोटा सा बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है, सो आप इसको यहाँ से इसको रिवाइज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि यही कुछ ही है जॉब एंड सर्विस कॉस्टिंग कॉस्ट फ्लो में। बाकी इसमें आप रीसेंट अटैम्प्ट के जैसे 2 अगर क्वेश्चन कर लेंगे तो आपकी ग्रिप इंशाअल्लाह एग्ज़ाम लेवल से इस पे बहुत बेहतर हो जाएगी इस एरिया पे। रीसेंट अटैम्प्ट में जो 2 क्वेश्चन, मैं अगर रीसेंट अटैम्प्ट की चले बात भी करूँ तो रीसेंट अटैम्प्ट से हम क्या बात कर रहे हैं, तो वो हमारे पास क्वेश्चन जो यहाँ पे आ रहे थे अभी हमारे सामने, ये जी 2 क्वेश्चन हम कर लें तो दीज शुड बी सफिशेंट। एक ये ऑटम 23 का और एक ये मॉडल पेपर का, तो मेरे ख्याल ये काफ़ी होंगे। एक आध को क्वेश्चन और देखना चाहे बच्चा तो देख ले, एग्ज़ाम लेवल के लिए ये काफ़ी रहेगा। ठीक है जी, तो जनाब आज के लिए इतना ही। इसके साथ ही आप बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट टेस्ट, टेस्ट नंबर 4, जो कि हमारा मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, कॉस्ट फ्लो और जॉब एंड सर्विस कॉस्टिंग पे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।